जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उनके मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और अनाप शनाप वहां पर जाकर लोगों के बीच में बयान दे रहे हैं, क्योंकि उनके कहीं ना कहीं बौखलाहट है, डर है कि कहीं ये चंद्रशेखर साहब चुनाव में उनसे आगे निकल रहे हैं, इसलिए वो इस तरह के अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। और चंद्रशेखर साहब जनता की आवाज से, जनता के गठबंधन से वहां पर भारी मतों से जीत। आज मैं मंडावली के गांव के अंदर मौजूद हूं। यहाँ पे भीम आर्मी के कार्यकर्ता जो पेशे से वकील भी हैं और आज़ाद समाज पार्टी के लिए काम करते हैं, आइए उनसे जानते हैं, उनका परिचय उनसे ही जानते हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। आइए उनसे ही जानते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट घनश्याम नागर है। हाँ जी। और मैं दिल्ली शाहदरा बार एसोसिएशन से 2017 से 19 तक वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ बार की तरफ से। और चंद्रशेखर साहब के साथ जुड़ने के बाद मुझे संगठन में नेशनल स्पोकन पर्सन बनाया गया है। सर, चंद्रशेखर भाई नगीना से चुनाव लड़ रहे हैं जी। तो कितने % जीतने के हैं उनके? देखिए, हर ही कार्यकर्ता एक बात कहेगा कि 100% चांस है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जो एनडीए गठबंधन है वो 36 पार्टियों को लेकर लड़ रहा है, और जो इंडिया गठबंधन है वो 26 पार्टियों को लेकर लड़ रहा है, और जो चंद्रशेखर साहब हैं वो जनता से गठबंधन कर कर लड़ रहे हैं। आप देखिए, उन्हें रोकने के लिए वहाँ पर जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उनके मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और अनाप शनाप वहां पर जाकर लोगों के बीच में बयान दे रहे हैं, क्योंकि उनके कहीं ना कहीं बौखलाहट है, डर है कि कहीं ये चंद्रशेखर साहब चुनाव में उनसे आगे निकल रहे हैं, इसलिए वो इस तरह के अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। और चंद्रशेखर साहब जनता की आवाज से, जनता के गठबंधन से वहां पर भारी मतों से जीत रहे हैं। वो भी जाने जाते हैं कि वो भी एक वकील का लॉ का कोर्स करके बैठे हुए हैं चंद्रशेखर भाई जी। आप भी वकील के पेशे से आते हैं, वकील कितना सपोर्ट कर रहे हैं उनको? वकील 100% सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे भी काफी मित्रगण हैं जो वहां पर नगीना लोकसभा से आते हैं, उनसे मेरी काफी उससे बात हुई है। उनका भी यही कहना कि भाई आप वोट मांगने की जरूरत नहीं है, हमें तो ऐसे व्यक्ति चाहिए था जो सदन में जाके हमारी बात रख सके, जो संसार के सामने हमारी बात रख सके। और जो व्यक्ति किसी पोस्ट पर ना रहते हुए फिर भी वहां पर उन लोगों के लिए दहाड़ रहा था, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए, दलितों के लिए। आप देखिए कि कहीं भी किसी बहन बेटी के साथ अत्याचार हो, वो चाहे किसी समाज की रही हो, वो दलित समाज की बेटी रही हो, मुस्लिम समाज की बेटी रही हो, या किसी स्वर्ण समाज की बेटी रही हो, या हिंदू समाज की बेटी रही हो, उन्होंने सबकी आवाज उठाई। आप जिस समाज से आते हो, नागर समाज से? जी, मैं गुर्जर समाज से आते हो, तो गुर्जर समाज कितना उनको सपोर्ट करता है सर? गुर्जर समाज आपको बता देता हूँ मैं, नगीना में अभी वहाँ पर पिछले 4 दिन पहले एक गुर्जर महासम्मेलन हुआ, जहाँ पर चंद्रशेखर साहब को वोट देने के लिए सारा इकट्ठा हुआ, और उन्होंने वादा किया कि इस बार हमने सभी लोगों को पहले आजमा लिया, क्योंकि गुर्जर समाज में जितना मैं कहूँ कि इस उत्तर प्रदेश में ठगा गया, इतना कहीं नहीं ठगा गया। क्योंकि इस बार देख लीजिए आप कितने मंत्री या संतरी है उत्तर प्रदेश में गुर्जर समाज के, तो गुर्जर समाज में दर्द है कहीं ना कहीं, और आप वोट के माध्यम से वो अपने दर्द को बयां करेंगे। सर, मोदी जी तो कह रहे हैं 400 पार हमारी सीटें आएंगी, तो आपको लगता है कि आप उनको टक्कर दे पाएंगे मोदी जी को? सर, 400 पार जो व्यक्ति कहने वाले, फिर इतना डर क्यों है, इतनी बौखलाहट क्यों है? आप देखिए ना, ईडी के किस तरह से छापे, सीबीआई किस तरह से छापे पड़ रहे हैं, दिल्ली के सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उठाकर जेल में बंद कर दिया। तो ये तो तानाशाही है ना, सुनिए, ये घोटाले नहीं सर। आज ही वो बीजेपी ज्वाइन कर ले, 24 ऐसे एमपी लड़ रहे हैं बीजेपी से जिनके ऊपर पहले ईडी और सीबीआई का छापे पड़े, और जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली तो आज वो सब पाक साफ हो गए, सब वॉशिंग पाउडर मोदी जी हो गए। हो सकता है उन्हें पछतावा हुआ हो कि हमने भी गलत काम कर दिया, बीजेपी में जाके हम ठीक हो जाएंगे, शायद पछतावे की वजह से चले गए वो। पछतावा नहीं सर, ये डर है भ्रष्टाचारियों का, और ये डर है खुद बीजेपी सरकार का कि वो कहीं ना कहीं इस बार जो उनकी सोच थी उससे बहुत पीछे हटने वाले हैं। तो इसी कारणवश ये लोग ईडी और सीबीआई का मिसयूज कर रहे हैं और डर रहे हैं कि बड़ी बड़ी बातें बोल तो दी,
आप देख लेना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन लोगों का बहुत बुरा रिजल्ट आएगा। जो ये सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, हर तरह से हर प्रकार ये लोग हार रहे हैं। सर उत्तर प्रदेश के अलावा जो नगीना में आप चुनाव लड़ रहे हैं, इसके अलावा और कहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं पूरे भारत में? पूरे भारत में फिलहाल तो देखिए हमने उत्तर प्रदेश में सिर्फ हम नगीना से ही चुनाव लड़ रहे हैं, और बाकी अब आने वाले जितने भी चरण होंगे हम हर स्टेट से चुनाव लड़ेंगे। जैसे दिल्ली की 7 सीट है, 7 सीट पे आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? नहीं, अब हमारा पहले ये था कि इंडिया गठबंधन में हमारी बातचीत चल रही थी, बट हमें वहाँ पर हमारी बात बनी नहीं। और तो अब हमने सोचा है कि भाई ये चुप बैठे तो अच्छा, इन लोगों की आवाज़ उठाई जाए, और जो लोग नाराज हैं कम से कम उन लोगों की वोट तो इस तरफ आनी चाहिए। तो नाराजगी बहुत ज़्यादा लोगों की है, क्योंकि जो अगर आपकी पार्टी अगर दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ती है तो भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता है वो वोट कहाँ डालेंगे? नहीं, दिल्ली में हम सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हम देख सकते हैं आपके प्रत्याशी आने वाले वक्त के अंदर? जी, हमने नॉर्थ ईस्ट का अपना डिक्लेयर कर दिया, और आने वाले टाइम में और सीटों के लिए हम डिक्लेयर कर देंगे। सर ये बताइए कि अब जो परिस्थिति जो बन रही है कि हर आदमी बीजेपी के अंदर जा रहा है, हर आदमी बीजेपी के अंदर जा रहा है, इंडिया गठबंधन को छोड़ रहा है, तो आप लोग अपने आप को कहाँ देखते हैं आने वाले चुनाव के अंदर? भीम आर्मी आने वाले चुनाव में हमारा जनता के साथ गठबंधन है, और हम जनता के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और पूरे देश में। सर आप भी चुनाव लड़े थे अभी बीच में? हाँ, मैं भी चुनाव लड़ा था गढ़ विधानसभा से। अच्छा, तो आगे हम आपको किसी सीट से देख सकते हैं, दिल्ली में या दिल्ली के बाहर कभी? ये तो सर पार्टी का निर्णय होगा, मैं इस बारे में कुछ नहीं। कुछ तो आप अंदाजा रखते हैं? नहीं, जो पार्टी आला कमान हमारे चंद्रशेखर साहब की तरफ से और कोर कमेटी की तरफ से जो भी नाम डिसाइड किए जाएंगे और जो उनका आदेश होगा वो माना जाएगा। जो मोदी जी ने कहा है सीए जो लागू किया है भारत के अंदर, जी, उसको आप कैसे देखते हैं? मैं सीए को सबसे पहले जो ऐसा कोई कानून आ जिससे पब्लिक को डर हो, तो पहले पब्लिक के बीच में जाकर उसकी अच्छाइयाँ बताएं। आप मेरे लिए अच्छा कर रहे हैं और मैं उस चीज़ से डर रहा हूँ, तो कम से कम पहले पब्लिक के बीच में जाकर क्लियर कीजिए भाई कहीं पर क्या ये इस तरह से नहीं है या इस तरह से है। आप एकदम से आकर एक नया कानून बना देते हो तो पब्लिक में भय का माहौल है, पब्लिक का भय का माहौल दूर कीजिए। यदि वो जनता को स्वीकार होगा तो जनता स्वीकार करेगी, जनता को यदि अस्वीकार नहीं होगा तो जनता सड़कों पर रहेगी। जनवरी में 22 तारीख को मंदिर का निर्माण किया था मोदी जी ने, आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं सर? देखिए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा ये लोगों के धार्मिक मुद्दे हैं और धार्मिक आस्थाओं का विषय है। आप धार्मिक मुद्दों को, ये जो मोदी जो बीजेपी सरकार है ये धार्मिक मुद्दों को राजनीतिक बना देती है, और हम लोग शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि मंदिर मस्जिद बन रहे हैं, बनते रहेंगे, वो पहले भी पुराने बनते रहे हैं, तो हमें इस तरह से कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, आप बना रहे हो बनाओ, परंतु लोगों के लिए जो बेरोजगारी हो रही है शिक्षा के लिए काम करो, रोजगार के लिए काम करो, इस तरह काम कीजिए। वो तो कह रहे हैं रोजगार हमने बहुत लोगों को दिया है, हमारे हर साल नौकरियां दे रहे हैं मोदी जी कह रहे हैं। हाँ, हर साल वो हर हफ्ते एक नई यूनिवर्सिटी तो बना रहे हैं, इसी तरह से रोजगार कह रहे हैं भाई 80 लाख लोगों को हम गेहूँ दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, कितनों को हमने घर दे दिए। 80 करोड़ लोगों को ये गेहूँ दे रहे हैं, 80 लाख 80 करोड़। अब ये तो मेरे को कंफ्यूज हो रहा हूँ कि 80 लाख है या 80 करोड़ है। चलिए, 80 करोड़ की आबादी अगर देश में गरीबी रेखा